नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज के सेशन पे हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन होने वाला है एक रिवीजन सेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप को हम कवर कर ले, और ख़ासकर हम हर वो टाइप को कवर करें जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बिना डिले किए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे हम पहले समझेंगे, देखिए हम फर्स्ट टाइप पे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा। ये देखिए, ये जो क्षैतिज रेखा होता है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसे हम लोग कहते हैं यानी कि वर्टिकल लाइन वाई अक्ष। ठीक है, देखिए दोनों रेखा जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और जिसका नियामक प्रायः हम लोग 0,0 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस मूल बिंदु से दाहिनी ओर की जितनी भी दूरियां होंगी सभी दूरियां कैसी होगी? धनात्मक होंगी। ठीक है, इस मूल बिंदु से y एक्सिस पे ऊपर की ओर जितनी दूरियां होंगी सभी दूरियां कैसी होगी? धनात्मक होंगी। इस मूल बिंदु से x अक्ष पे यानी कि क्षैतिज रेखा पे बाईं ओर यानी कि मूल बिंदु से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होंगी। और इस मूल बिंदु से y एक्सिस पे नीचे की ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है, हमने भी क्या समझा कि जो हमारा निर्देशांक होता है यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम पढ़ते हैं तो एक प्लेन में एक तल में x यानी कि क्षैतिज रेखा और y यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को, ठीक है, हमने समझा कब उसका मान धनात्मक होगा, कब उसका मान ऋणात्मक होगा और कब उसका मान शून्य होगा। अब देखिए पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, या फिर आपको एग्जाम में प्रथम पाद देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले हिस्से को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। देखिए ठीक है, इसे आप एग्जाम में द्वितीय पाद के रूप में भी देख सकते हो। तीसरा आपका ये जो प्लेन है ये तृतीय चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसे तृतीय पाद भी कह सकते हो। और ये जो प्लेन है आपका ये वाला सतह, इसे हम लोग चतुर्थ पाद या फिर चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर इसमें और कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। यहां देखिए प्रथम चतुर्थांश में, अच्छा सबसे पहले हम देखिए हम समझेंगे क्या कि हम किसी बिंदु का जो नियामक लिखेंगे ना वो हमेशा लिखते हैं कैसे? x, y के रूप में। ठीक है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में आपका जो x का मान होने वाला है ना, ये x का मान भी प्लस रहेगा और y का मान भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, यानी कि जब दोनों दूरियां प्लस होंगी तो आप कह सकते हो कि वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए यहां से देखिए x का मान क्या दिख रहा है? ऋणात्मक, और y का मान आपको दिखेगा यहाँ पे धनात्मक। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में आपको x का मान दिखेगा ऋणात्मक और y का मान भी आपको दिखेगा ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए x आपको कैसा दिख रहा है? प्लस, यानी कि x का मान आपको दिखेगा प्लस और y का मान दिखेगा आपको माइनस।
यहां तक आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जरा इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। चलिए, यहां से आपसे प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि बताएं कि 3 कॉमा -2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए, हम किसी भी बिंदु को जो सूचित करते हैं x कॉमा वाई के टर्म में हम लिखते हैं। तो देखिए, x का मान हमें यहाँ पे धनात्मक दिख रहा है, यानी कि x का मान हमें धनात्मक दिख रहा है, और y का मान देखिए कैसा है जी, यहाँ पे ऋणात्मक दिख रहा है। तो देखिए, प्लस और माइनस कौन से में है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। प्लस और माइनस देखिए इस वाले चतुर्थांश में है, अतः आप कह सकते हो कि 3,2 किस पाद में स्थित होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश में। ठीक है जी, इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। अब समझिएगा एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि -2 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए x का मान भी माइनस है और y का मान भी माइनस में है, अर्थात ये स्थिति कब होगी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि आप कह सकते हो कि ये कब संभव है, तृतीय चतुर्थांश में या फिर तृतीय पाद में। क्लियर है, यहां से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। पहला ऑब्जेक्टिव आपको इस बिंदु से देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, जब हम किसी बिंदु को सूचित करते हैं x कॉमा वाई के टर्म में, तो यहाँ पे देखिए x और y का अपना अपना एक मतलब, या फिर आप यूं कह ले कि एक नाम है। जैसे कि x को हम जानते हैं भुज के नाम से, और y को हम जानते हैं यहाँ पे कोटि के नाम से, कोटि के नाम से। अब देखिए इस पे आधारित आपको कैसे सवाल देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 8 -10 का कोटि क्या है। तो देखिए कोटि हम किसको कहते हैं, y वाले टर्म को। तो y वाले टर्म देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, -10, अर्थात हम कह देंगे कि कोटि बराबर -10। तो भुज क्या होगा जी, तो यहाँ से आप यूं कह लीजिए भुज का मान हो गया आपका 8। देखिए भुज हम x वाले को कहते हैं, तो यहाँ पे x वाला क्या है 8 है, तो भुज हो गया हमारा क्या 8। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव इससे देखने को मिल सकता है और एक ऑब्जेक्टिव इस वाले पे देखने को मिल सकता है कि बताइए बिंदु किस चतुर्थांश में है, या फिर आपको किसी बिंदु का नियामक निर्देशांक दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका कोटि क्या है या फिर भुज क्या है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो हमारा पहला वाला टाइप है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका जो टाइप 2 यहां से हम कवर करने वाले हैं। यहां पे आपको जो प्रश्न देखने को मिल सकता है वो दूरी सूत्र पे आधारित। ठीक है, देखिए यह एक रिवीजन सेशन है। जब मैथ्स का कंप्लीट सेशन मैं लेकर आऊंगा ना, उसमें मैं आपको एकदम कंप्लीट बताएंगे कि ये जो दूरी सूत्र आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अभी हमें बस रिवीजन करना है। ठीक है, तो आइए मैं कलर चेंज कर लूं पेन का। देखिए दूरी सूत्र में मान के चलिए यह एक XY प्लेन में XY आपको कोई इस तरीके से रेखा दे दिया गया। मान लीजिए इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम B है। ठीक है, तो इस रेखा को हम लोग यहाँ पे लिख के अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमने ऐसे रेखा लिखा, ड्रॉ किया, ये बिंदु A, ये बिंदु B। लेट्स सपोज कि बिंदु A का जो नियामक है x1, y1, और बिंदु B का जो नियामक है x2, निर्देशांक y2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि AB की दूरी ज्ञात करें। तो AB की दूरी अर्थात AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये सूत्र हो जाता है आपका अंडर रूट, देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्लियर है। चलिए इस पे आधारित हम लोग एक आधा प्रश्न देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे।
क्वेश्चन है कि बिंदु -5,7 बिंदु, देखिए उदाहरण का प्रश्न मैंने एक लिया है, यह है बिंदु -5,7 और -3 और -1,3 की दूरी ज्ञात करें। इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां से आपको x1 क्या दिख रहा है, -5, y1 7, x2 -1, y2 3। तो हमें यहां से क्या निकालना है जी, हमें यहां से दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का हम सूत्र जनरली हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर, देखिए अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए x2 क्या है आपका, x2 है -1, x1 क्या है आपका -5, तो -1 माइनस और -5, इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, सूत्र देखिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 देखिए क्या है यहाँ पे 3 माइनस y1 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आइए इसे फर्दर जब आप लिखिएगा तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट, देखिए -5 -1, यहां से -1, और ये देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 को घटाइएगा तो उत्तर क्या आएगा आपके पास, -4 का होल स्क्वायर। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो माइनस का आप स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हम इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपको, 4 का वर्ग 16 जोड़ 4 का वर्ग 16, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 16 16, देखिए 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 16। ठीक है। अच्छा जी, 16 का वर्गमूल क्या होता है, आप बोल दीजिएगा 4, और 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो 4√2 इसका उत्तर हो गया, दूरी। ठीक है जी। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा। आइए इस पे आधारित एक आधा क्वेश्चन और हम चेक कर लेते हैं। अगर चलिए अब देखिए, इसमें एक और आपसे सवाल कर सकता है, जैसे कि हमने टाइप में क्या था, क्या समझा हमने, ये दूरी सूत्र को समझा कि हमने दूरी सूत्र से हमने कैसे ए और बी के बीच की हमने दूरी ज्ञात की है। अब नेक्स्ट इस पे समझिएगा, इस पे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा और बोलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे बोलेगा कि ये बिंदु ए जिसका नियामक x, y है, और ये जो रेखा है मूल बिंदु से है। आपको बोलेगा कि इसकी दूरी ज्ञात करनी है कहाँ से, मूल बिंदु से, अर्थात आप लिख सकते हो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाता है जी, मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखता हूं। चलिए देखिए इस पे सवाल कैसे पूछ सकता है आपसे, उदाहरण समझिएगा। आपसे कह दिया कि एक बिंदु है आपका 3,4। ठीक है जी, यहीं पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको दे दिया है x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4, और आपसे कह रहा है कि इसकी दूरी ज्ञात करें मूल बिंदु से। अच्छा, जब मूल बिंदु से दूरी कहेगा ना तो आप क्या लिखिएगा, मूल बिंदु से दूरी
बराबर क्या होगा जी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वेयर, प्लस वाई के जगह पे यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वेयर, तो प्लस 4 का स्क्वेयर। क्या लिख देंगे हम लोग, 3 का स्क्वेयर 9 एंड 4 का स्क्वायर आप क्या लिख दीजिएगा 16। दोनों को जोड़िएगा, देखिए क्या हो रहा है 16 और 9 को हम जोड़ रहे हैं, आंसर आ रहा है 25, और 25 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 5, अर्थात इसकी दूरी क्या आ गई 5 इकाई। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको जो प्रथम सूत्र हमने दूरी सूत्र को समझा है, इस दूरी सूत्र पे दो प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक स्थिति में आपको दो नियामक दिया जाएगा, दो निर्देशांक दिया जाएगा x1 y1 और x2 y2 के रूप में, जिस पे आधारित हमने ये वाला प्रश्न अभी अभी समझा है। और इसमें दूसरा प्रश्न आपको कैसे पूछ सकता है, जब आपको कह देगा कि एक नियामक दे के आपसे ये कह देगा कि आप इसकी दूरी ज्ञात करें, कहां से, मूल बिंदु से। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप जो यहां पे हमें कवर करना है, टाइप 3। देखिए ये आपको कहलाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये क्या हुआ जी, समझते हैं इसे। देख मान के चलिए कि ये कोई रेखाखंड है आपके पास ए और बी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी को ना कोई बिंदु सी इस प्रकार से विभाजित करती है कि ये m और ये n के अनुपात में क्या हो रहा है, बंट रहा है, m अनुपात n में। ठीक है जी। तो a का नियामक देखिए आपको दे रखा है, दिया रहेगा y1 और b का नियामक मान लीजिए आपको दे दिया है x2, y2। तो कह रहा है कि आप बिंदु C का नियामक ज्ञात करिए, यानी कि x, y आप ज्ञात करिए। इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लेगा, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे तो हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर, यानी कि आप x का मान एक जगह निकालेंगे और दूसरे तरफ क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो x का मान देखिए क्या लिख सकते हैं आप, m को लीजिएगा और m का गुना कराइएगा इधर किसमें, x2 में, और n का गुना कराइएगा इधर किसमें, x1 में। ठीक है। देखिए इतना दिमाग में आपको सेट करके रखना है कि जब हम x के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x2 और x1 को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि x वाले टर्म को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो अपोजिट m इधर है तो इसके दूसरे तरफ n वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, n इस तरफ है तो इसके दूसरे तरफ x1 वाले टर्म से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, m इंटू x2, यानी कि देखिए यहाँ से m का मल्टीप्लाई कहाँ करा दिया हमने, इस x2 में करा दिया, प्लस n इंटू x1, तो n इंटू x1 और बटा में क्या कर लीजिएगा m प्लस n। सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, m इंटू x2 के जगह हम सिर्फ लिख लेंगे y2 प्लस n इंटू y1 और बटा में देखिए क्या लिख देंगे, दोनों का योगफल, जो कि हो जाएगा क्या, m प्लस n। क्लियर है। आइए इस पे आधारित एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं, ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट जो इस पे जो डाउट्स जो भी होंगे ना वो थोड़े से क्लियर हो जाए। देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि बिंदु 1, -2, बिंदु 1, -2 और -3, 1 मिनट, -3, यस, और -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को मिलाने वाली रेखाखंड PQ बिंदु, इसको मान लीजिए P बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं Q बिंदु। तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 1:2 में
अंतः विभाजित करने वाले 1:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो देखिए इसे समझते हैं। यहां पे आपको कह रहा है कि एक रेखाखंड आपको दिया गया है P और Q। क्लियर है? P के लिए नियामक आपको दे दिया है 1, -2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और Q के लिए आपको निर्देशांक दे दिया गया है -3, 4। ये रहा -3, 4। अब कह रहा है कि कोई बिंदु बीच में है। मान लीजिए हमने ये बिंदु को मान लिया R, तो कह रहे हैं इस रेखाखंड को इस तरीके से विभाजित कर दिया ना कि देखिए ये हिस्सा 1 और ये हिस्सा 2, यानी कि 1:2 में से क्या कर रही है, काट रही है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं, जरा गौर से समझिएगा। m का मान देखिए क्या यहाँ पे है 1, और n का मान देखिए क्या है यहाँ पे 2। अच्छा, m का मान 1 और n का मान 2, तो हमसे कह रहा है कि इस R बिंदु पे x, y को ज्ञात करिए। तो देखिए x को ज्ञात करेंगे हम लोग। तो x को ज्ञात करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है, x बराबर हमने अभी पढ़ा है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 और बट्टा में m प्लस n। y के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है, y के लिए हमने पढ़ा है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बट्टा में m प्लस n। क्लियर है? तो चलिए सभी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आइए इधर कर ले हम लोग, पहले वैल्यू यहीं पे रखते हैं। देखिए m का वैल्यू क्या है जी 1, तो हमने रखा 1 गुने x2 का वैल्यू क्या है, तो यहां से देखिए x2 का वैल्यू क्या दे रखा है आपको -3, तो 1 गुने -3 प्लस n का वैल्यू देखिए 2 है, x1 का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 2 गुने 1 बट्टा में, इसे मल्टीप्लाई का चिन्ह समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है, बटा में m प्लस n, यानी कि m का मान आपके पास 1 है प्लस n का मान है तो 2। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इस वाले को ही हम फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि दिखे चीज़ें क्लियर। आइए अब देखिए इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 और -3 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया जी -3, प्लस 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हुआ 2, और बटा में क्या आ गया 2 1 3। इसे फर्दर करेंगे तो -3 और प्लस का 2 क्या आएगा -1 बटे का 3, यानी कि हमारे पास देखिए x का मान क्या निकल गया -1 बटे का 3। अब हम y की बात कर लें तो चलिए y का मान हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखिए m गुने y2, तो m का मान हमारे पास क्या है 1 गुने में y2 का मान देखिए क्या है 4 प्लस n इंटू y1, तो देखिए n का मान हमारे पास क्या है 2 गुने y1, तो y1 का मान हमारे पास क्या है जी -2, तो -2 बटा में m प्लस n, यानी कि भाई मेरे 1 प्लस 1। तो आइए इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो गया 4। देखिए ये माइनस और ये प्लस का आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस, और 2 का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4, और बटा में 1 प्लस, माफ करिएगा 1 नहीं होगा 1 प्लस 2, क्योंकि m का मान 1 और n का मान 2, तो 1 प्लस 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3। तो इसे फर्दर अब क्या लिख लोगे, 4 में से 4 गया तो 0 बटा 3, 3, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहां से हमने क्या समझा, y का मान हमारे पास देखिए क्या निकल के आया 0,
और x का मान देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, 1 - 1/3, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का मान -1/3 और कॉमा y का मान 0। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी, चलिए, यानी कि हमने अब देखिए टाइप तीसरा हमने अभी हमने क्या समझा है, विभाजन सूत्र पे आधारित। तो विभाजन सूत्र में ना एक प्रकार के और प्रश्न बनते हैं जिससे हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, जरा इसे हम लोग समझेंगे। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। यह कोई रेखाखंड है ए बी, ठीक है जी, इसमें इसे ना सी नाम का कोई बिंदु इसे एकदम बराबर बराबर भाग में बांटता है। मान के चलेंगे हम लोग कि ये अगर 10 मीटर का था तो 5 ये और 5 ये, अगर ये 4 का था तो 2 इधर वाला हिस्सा 2, यानी कि जो सी बिंदु है ना इसको 2 बराबर बराबर भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो अगर ए का नियामक x1 y1 है और b का निर्देशांक जो आपका है क्या है जी, x2 y2 है, तो आपसे पूछ लेगा कि C का वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि C के बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, y उसे ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से आपको कुछ नहीं करिएगा, x का मान यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, x का मान आप लिख लीजिएगा x1 प्लस x2 बटे का 2। y का मान यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो y का मान क्या लिख लेंगे जी, y1 प्लस y2 बटे का 2। अब देखिए इस पे आधारित एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -5,4 यानी कि -5,4 पहला बिंदु देखिए क्या दे दिया हमें, -5,4 और बिंदु 7,-8। तो दूसरा कह रहा है कि बिंदु 7,-8। देखिए दूसरा बिंदु आपको दिया है 7-8 और पहला बिंदु है -5,4। चलिए एक मिनट, आइए अब कह रहा है तो आप एक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब यूं कह ले कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करें। जब दो बिंदु आपको दे रखा है, पहला है -5,4 और दूसरा आपको दे दिया है 7,-8। तो यहां से देखिए x1 का मान आपको क्या दे रहा है जी, 5 और y1 का मान 4, और यहां से देखिए x2 का मान 7 और y2 का मान -8। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं x के जगह पे। तो x का मान निकालना है ना जी, तो x के लिए यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2। x1 देखिए क्या है -5, इसे लिख लेंगे -5। x2 देखिए क्या है यहाँ पे हमारे पास 7, तो प्लस का 7 तो बटे का 2। y इस वाले के टर्म में आएंगे तो देखिए y1 प्लस y2, y1 क्या है मेरे पास यहाँ पे देखिए 4, तो हम लिखेंगे 4 प्लस y2 क्या है मेरे पास देखिए -8, तो हम लिखेंगे -8 और बटे का 2। ठीक है जी, अब देखिए -7 -5 और +7 क्या आ गया आपके पास, 2 बटे का 2। ठीक है जी, और यहां से देखिए 4 माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, -8 बटे का 2, यानी कि 2 को 2 से हमने काट दिया तो ये क्या हो गया 1। x का वैल्यू देखिए क्या निकल के आ गया 1, और y के लिए 4 में से 8 गया तो ये क्या होगा जी, -4 बटे का 2, काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -2, और यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया 1। तो देखिए नियामक के रूप में हमने कैसे लिखा है निर्देशांक इसका, x, y, अर्थात x का मान 1 और y का मान -2। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। देखिए ये कंप्लीट रिवीजन क्लास है, ये कंप्लीट रिवीजन सेशन है। इस पे हम हर एक टाइप को कवर करेंगे, उस टाइप पे आधारित एक आधा प्रश्न लेंगे ताकि हमारा जो रिवीजन है ना वो कंप्लीट हो जाए, हम चीजों को भूले ना। ठीक है, आपको इसी तरीके से चीजों को कवर करना है। एग्जाम में भी आपको प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ऐसे ही पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि वैल्यू यहाँ पे मैंने -5,4 लिया तो वहां पे कुछ और डाल दे, -3,2 डाल दे, इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके जो पैटर्न है ना वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाए, ये नहीं होगा। पैटर्न हम सारा कवर करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि हम लोग अभी तक हमने कहा कितना टाइप देखा जी, 3 टाइप देख लिया है। चौथा टाइप समझते हैं, यानी कि टाइप 4। देखिए टाइप 4 जो आपका है ना वो त्रिभुज के ऊपर है। तो त्रिभुज के ऊपर पहला प्रश्न हम लेते हैं इस तरीके से, आपको एक त्रिभुज दे दिया है ABC, A B C, प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं आपको। इस बिंदु का मान लीजिए x1, y1, इस बिंदु का मान लीजिए x2, y2, इस बिंदु का मान लीजिए x3, y3, आपको निर्देशांक दे दिया गया। तो कह रहा है कि इसके केंद्रक का नियामक, यानी कि इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो केंद्रक यानी कि जी, इसका निर्देशांक यानी कि x, y। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए कि आप x, y ज्ञात करिए। तो देखिए किसी भी त्रिभुज के केंद्रक के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केंद्रक के निर्देशांक के लिए x का मान लिखने के लिए आप क्या करिएगा, तो x बराबर लिखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे का 3। तो हम लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे का 3। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि साहब y के लिए क्या हो जाएगा फिर, तो y के लिए कुछ नहीं, आप लिख दो ना y1 प्लस y2, ये रहा y2 आपका, प्लस y2 और प्लस y3 बटे का 3। तो लिख लीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3। ठीक है जी। इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इस पे आधारित एक सवाल हम लोग देखते हैं। हमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः 5, 0। तो देखिए हम पहला लेते हैं, आपको पहला दे रखा है नियामक 5, 0। दूसरा कह रहा है आपको 3, 2, अर्थात ये कह रहा है आपको 3, 2। और तीसरा आपसे कह रहा है 4, 7, यानी कि ये कह रहा है आपको 4, 7। तो फिर आप क्या करिए ना कि इस त्रिभुज का केंद्रक निकाल के बताइए। तो कुछ नहीं करना है भाई, x1, x2, x3। देखिए यहाँ पे x1 क्या हमें दिख रहा है 5, तो आपने क्या लिखा 5 प्लस x2, देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको 3, तो हमने लिख लिया 3 प्लस x3, देखिए क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे 4, तो हमने लिखा 4 और बटे का 3। ठीक है जी। तो देखिए 5, 3, 8, 8, 4, 12, यानी कि 12 बटा 3, काटिएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि आपको यहाँ से x का मान क्या निकल गया 4। अब बात y की करते हैं हम लोग। आइए y में देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 देखिए क्या है आपको 0, यानी कि y1 का वैल्यू क्या डाल लेंगे 0। y2 देखिए क्या है 2, तो हमने लिख लिया 2 प्लस y3 देखिए क्या है 7, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 7 और बटे का 3। जोड़िए इसे 7 और 2, 9 बटे का 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि y का मान क्या आ गया निकल के हमारे पास 3। ठीक है जी, y का मान आ गया 3। तो यहां से देखिए x का मान 4 ये रहा और y का मान 3, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक क्या हम लिख सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक को 4, 3। ये रहा आपका केंद्रक। समझ आया केंद्रक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ आई होगी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए इस पैटर्न को भी हम लोग कवर करते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए एक त्रिभुज है आपके पास, इसे जरा दिमाग से और थोड़ा आराम से इसे समझिएगा, वरना आपको ये कंफ्यूज करता रहेगा हमेशा। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, निर्देशांक इसका मान लीजिए x1, y1, इसके निर्देशांक को आप मान लीजिए x2, y2, इसके निर्देशांक को आप मान लीजिए
x3 कॉमा y3। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करके बताइए जनाब कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसके क्षेत्रफल को ना लिखने का बहुत आसान और सरल तरीका है। हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे इस तरीके से लिख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए। लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लेंगे 1, यानी कि हमने यहां से पकड़ लिया x1 को, तो हमने लिखा x1 इंटू, अब देखिए 1 लिखा तो अब क्या बच गया 2 और 3, x एक ही लेना है, बाकी 2 को क्या लेना है y, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 बच गया, प्लस x1 हो गया ना। अब लेंगे किसको जी, x2, तो अब यहां से चलिए x2, तो हमने लिखा x2 इंटू, अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो x2 इंटू y3, देखिए 2 के बाद हमने क्या लिखा 3, अब 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू 3 के बाद, अब देखिए फिर 3 के बाद हमें क्या लेना है, तो 3 के बाद हमें लेना है फिर 1, तो x3 इंटू y1 माइनस, और 1 के बाद फिर क्या लेंगे हम लोग 2, तो y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। क्लियर है? आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ आई होगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने पहले लिखा x1, फिर हमने क्या लिखा x2, फिर हमने क्या लिखा x3। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे? अब देखिए 1 हमने लिखा ना, तो फिर हमने लिख दिया 2। देखो दिमाग में इतना बिठा के रखना है, 1 लिखा तो 1 के बाद लिखा आएगा 2 3, दो देखो एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा, और फिर आएगा 3। अब फिर देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो हमने यहाँ से देखा 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे हम 3, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 के बाद क्या दिख रहा है 3, और 3 के बाद देखिए 1, तो 3 के बाद फिर कहाँ से हम आएंगे 1। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा है जी, यहाँ पे हमने लिखा है 3, तो गौर से देखिए 3 के बाद, अब देखिए 3 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं 1, और 1 के बाद फिर कहाँ आएंगे 2, तो 3 के बाद देखिए 1, और 1 के बाद फिर कहाँ है 2, इस तरीके से हम लिख लेंगे। क्लियर है? इस पे आधारित एक प्रश्न करेंगे और आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 5,0, तो लिखिए 5,0, 3,2, तो 3,2, और 4,7, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग 4,7। देखिए x1 आपको 4, y1 आपको 7, x2 आपके पास है 3, y2 आपके पास है 2, x3 आपके पास है 5, y3 आपके पास क्या है 0। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे जी, ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए x1 का मान देखिए क्या है यहाँ पे 4, तो यहां से जल्दी से लिख लेंगे हम लोग क्या 4 गुने, देखिए y2 माइनस y3 देखिए क्या है आपके पास 2, और y3 देखिए आपके पास क्या है 0, अर्थात 2 माइनस 0। अब देखिए प्लस, तो हमने लिखा प्लस x2, तो x2 की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, x2 की जगह क्या है जी 3, तो 3 गुने y3 माइनस y1, तो y3 देखिए क्या है 0, और y1 क्या है 7, अर्थात हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 7। क्लियर है? प्लस प्लस में देखिए क्या है x3 का मान देखिए क्या है यहाँ पे आपका 5, तो 5 गुने y1 माइनस y2, तो y1 देखिए क्या है 7, और y2 क्या है आपके पास 2, अर्थात 7 माइनस का 2। इसे बस हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए जल्दी से इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1/2 4, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, तो 4 गुने 2 प्लस, अच्छा देखिए 3, और 0 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा भाई मेरे, तो 3 आप बोल दोगे माइनस का 7 यहाँ रह जाएगा, प्लस 5, और 7 में से देखिए 2 घटेगा तो क्या होगा, 7 में से 2 गया तो 5, तो हम क्या लिख देंगे 5 गुने 5। क्लियर है? आइए फिर से इसे सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8,
और देखिए यहाँ पे इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21 प्लस पंजे 5 पंजे 25। क्लियर है? यहाँ तक सभी को आशा करते हैं कि क्लियर होगा। अब देखिए 25 में से 21 घट जाएगा, क्या बचेगा जी, 4, और 4 में हम 8 को जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, 4 और 8 12। समझ आया जी? देखिए 25 है ना, 25 में से 21 को घटा लीजिए, क्या बच गया, 4, और 4 में 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 12। तो मेरे पास क्या रहा है, 1/2 गुने 12, जब हम इसे काटेंगे तो 2 6 का 12, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इस पे आधारित में एक और प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, एक मिनट में देख लूं। हाँ, ये रहे प्रश्न। चलिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये रहा आपका एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः ए बिंदु आपको दे रखा है 2,3, बी बिंदु आपको दे रखा है -1,0, और सी बिंदु आपको दे रखा है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम लोग बी, और सी बिंदु आपको दे रखा है 2, -4, अर्थात 2, -4। इस तरीके से आपको 3 बिंदु दे रखा है। ठीक है जी? तो आपसे कह रहा है कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो जैसा कि अभी हमने लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 सॉरी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है जी? इस पे आप क्या करिए, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 और y2, यानी कि यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, अगर हम इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं हम लोग y1, इससे हम लोग अगर कंसिडर करते हैं x2, इसे कंसिडर करते हैं y2, इसे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं x3, इसे कंसिडर करते हैं y3, आप कुछ नहीं करिए, यहाँ से x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान डाल के इसे सॉल्व करिए, और इसका जो भी आंसर आता है ना, आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं, आप सभी के कमेंट पे रिप्लाई करा जाएगा। जिसके भी आंसर सही हैं आप सभी को बस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आप कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने अभी भी देखा है, वो है आपको कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए कह रहा है, वैसे तो हमने इस टाइप पर भी कवर कर लिया है, लेकिन इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3, जो बिंदु जो -1,7 और क्या कह रहा है, 4,-3 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को मिलाने वाली रेखा
खंड को क्या कर रही है, 2:3 में विभाजित कर रही है, अर्थात 2:3 में विभाजित करती है। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, एक रेखा आपको इस तरीके से, एक रेखाखंड है। लेट्स सपोज कि इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ए है एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी। इस बिंदु का नियामक देखिए क्या दिया है, -1,7। तो हम लिख लेते हैं -1,7 एंड द सेकेंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, बी 4,-3। तो ये हमें दे रखा है 4,-3। तो कह रहा है एक बिंदु ज्ञात करें यहाँ पे जो कि सी होगा, जो इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अर्थात यहाँ पे देखिए m बराबर क्या है 2, n बराबर क्या है आपका 3। देखिए c के लिए हम क्या निकालेंगे, x, y। तो अभी अभी हमने समझा था x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं। x के लिए जी हमने क्या समझा था, m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। इसके लिए हमने y के लिए क्या समझा था जी, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। तो चलिए सब वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और x2 का वैल्यू क्या है जी 4। तो 2 गुने 4 प्लस, देखिए n का वैल्यू क्या है जी 3। तो हमने डाला 3 गुने x1 का वैल्यू देखिए क्या है -1। तो 3 गुने -1 बटा में m प्लस n। तो m है आपका 2, n है आपका 3। तो हम लिख देंगे 2 + 3। क्लियर है। यहाँ से देखिए m का वैल्यू डालिए फिर से 2, y2 का वैल्यू देखिए क्या है आपका -3 प्लस n का वैल्यू देखिए है 3 आपका। तो हमने डाला 3 और y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए आपका है 7। तो 3 गुने 7 बटे का 2 + 3। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके देखिए ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया माइनस। तो 8 माइनस 3 गुने 1 3 बटा में 3 + 2 यानी कि 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 8 में से 3 घटा तो क्या बचा 5 बटे का 5 कट के क्या हो गया 5 एकम 5। ठीक है जी, आंसर आपका क्या आ गया 1। यहाँ पर देखिए 3 गुने 2 यानी कि हो गया आपका -6 प्लस 3 सत्ते 21 और बटा में 3 2 5। देखिए 21 में से 6 घटेगा आपका आंसर क्या आएगा 15 और ये बटे का 5 है। काटिए इसे 5 तिया 15 यानी कि यहाँ से देखो भाई x का मान आया 1 और यहाँ से आपका y का मान आ गया 3। तो नियामक यानी कि निर्देशांक इस बिंदु का क्या हो गया, देखिए x की जगह क्या लिख देंगे 1 और y की जगह क्या लिख देंगे 3। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर है। देखिए आशा करते हैं कि आपका जो ये आज का जो ये सेशन है ना आपको अच्छे से समझ आया हो। कहीं पे कोई समस्या अगर आई है आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें सजेशंस ज़रूर दें, क्योंकि देखिए आप लोग हमें सजेशन देंगे ना तो हमें अच्छा लगता है कि हम आपके लिए और चीज़ों को ना इम्प्रूव कर सकें। एंड द सेकंड थिंग वाज व्हाट, हमने जो आपको ये क्वेश्चन डाला है इसका आप हमें आंसर ज़रूर बताएं भाई, ज़रूर से ज़रूर बताएं इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर बताएं। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं भाई आप उसे एक नोटबुक में लिख के एग्जाम में देख के जरूर जाना। आप भले ही इस चीज़ को भी नहीं मानोगे, जब एग्जाम देकर आओगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि ओह सर ने क्या बोला था। हो सकता है कि आपको वैल्यू ना थोड़ी से चेंज मिल जाए, दैट इज द अनदर थिंग, बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ये नहीं बदलने वाला है, ये आपको मिलेगा। देखिए आप जब निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे ना तो पहला टाइप जो हमने कराया वहां से आपको आपने क्या देखा कि वहां से भुज कोटि क्या है, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में या फिर किस पाद में है। सेकंड स्थिति में हमने क्या समझा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हमने दो तरीके से देखा। एक हमने देखा कि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का प्लस y2 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इस तरीके से। और दूसरा हमने देखा
जब हमने मूल बिंदु से दूरी ज्ञात किया। थर्ड हमने क्या देखा, विभाजन सूत्र को देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, त्रिभुज पे आधारित केंद्रक और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, आशा करते हैं आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल लाइक जरूर करें और चैनल को भाई देखो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करो। ठीक है, अच्छा लगेगा हमें भी ये देखकर कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं शायद सही है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।